हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी लव। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त शियून और आज मैं आप सबके साथ एक नया फैन फिक्शन शेयर करने वाली हूं। ये फैन फिक्शन आई होप आपको पसंद आएगा क्योंकि इस फैन फिक्शन में वांगसन प्लस बेंजू होगा। ये फैन फिक्शन मैं अपने फ्रेंड के लिए लाई हूँ, मैं उसके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये फैन फिक्शन मैं उसे डेडिकेट करना चाहती हूँ और आई होप आप सबको भी ये पसंद आएगा। और मेरा यकीन मानिए ये वाकई में बहुत दिलचस्प है क्योंकि इसके प्लॉट्स कुछ बहुत ही यूनिक है। इस फैन फिक्शन में हमें डेस्टिनी का खेल बताया गया है। डेस्टिनी जिसे हम कई बार बहुत लाइटली ले लेते हैं और उसके साथ हम जंग कर बैठते हैं, लेकिन कहते हैं ना डेस्टिनी इज अ डेस्टिनी, उसके सामने कभी किसी की नहीं चली है। ऐसे ही डेस्टिनी से फाइट करेंगे हमारे प्यारे वांगशन कपल जिनकी डेस्टिनी ने उन्हें ऑलरेडी एक करके भेजा है, उन्हें डेस्टिनाइट करके भेजा है। बट हमारे वांगसन अपनी डेस्टिनी से ही लड़ने की कोशिश करेंगे। वो अपनी डेस्टिनी को चुनौती देंगे और उससे हटके कुछ करना चाहेंगे। पर डेस्टिनी भी अपना काम तो करेगी। तो ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। क्या वांगसन अपनी डेस्टिनी को हरा पाएंगे, उनसे लड़ पाएंगे या फिर डेस्टिनी ही उनके साथ कोई नया खेल खेल देगी। तो चलिए इसी के साथ हम इकोस ऑफ डेस्टिनी की तरफ चलते हैं, जो मेरी न्यू फैन फिक्शन का नाम है और ये जो काफी मजेदार होने वाला है। आई होप आप सबको पसंद भी आएगा। चलिए अब ज्यादा समय ना गवाते हुए हम इकोस ऑफ डेस्टिनी के फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। आपको फर्स्ट पार्ट जैसा भी लगे आप मुझे बेहिचक कमेंट करके बता सकते हैं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो भी आप मुझे बताइएगा। आपकी जो भी राय हो प्लीज़ आप मुझसे शेयर कीजिएगा, मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगेगा आपकी राय जान के। एंड ट्रस्ट मी गाइस, आपको शायद ये स्टोरी पसंद आएगी और अगर ना पसंद आए तो इट्स ओके, बट मैं तो अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करूँगी ताकि आपको पसंद आए। सो चलिए अब हम इस कहानी के फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें एक मेंशन दिखाया जाता है। ये मेंशन जिसका नाम है लान मेंशन, ये गुस्सू में है। ये गुस्सू के सबसे बड़े बिजनेसमैन मिस्टर लैन किरण का है। मिस्टर लैन किरण जो कि गुस्सू के जाने माने हस्ती है, वो बहुत ही रिस्पेक्टेबल और बहुत ही रिच पर्सन है। उनकी सभी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि वो दिल के बहुत अच्छे और बहुत शांत इंसान है। और उनकी वाइफ मिसेस लैनी वो भी बहुत ही अच्छी है और वो दोनों कपल काफ़ी रिस्पेक्टेबल है। उनकी सभी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और सभी उनसे बहुत प्यार करते हैं। लैन मेंशन में बहुत ज़्यादा हलचल है। आज लैन मेंशन को पूरी दुल्हन की तरह सजाया गया है क्योंकि आज लैन मेंशन में बहुत बड़ी पार्टी रखी है जिसमें जानी मानी हस्तियों को बुलाया गया है। देश विदेश से हर रिच मैन को बुलाया गया है। बहुत बड़े बड़े लोग आने वाले हैं क्योंकि आज लैन किरण ने बहुत बड़ी पार्टी दी है। और खुशी इस बात की कि आज उनके बेटे का फर्स्ट बर्थ एनिवर्सरी है। तो लैन किरण का इकलौता बेटा जो कि लैन जान, उनका जिगर का टुकड़ा जिसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जिन पे वो अपनी जान वारते हैं। वो अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जो कि महज अभी 1 साल का है। मिसेस लैन ये भी अपने बेटे से बहुत प्यार करती है। ये दोनों अपने बेटे पे जान देते हैं। इनके लिए इनकी पूरी दुनिया इनके बेटे में सिमटी हुई है। और आज उस बेटे के फर्स्ट बर्थ एनिवर्सरी पे उन्होंने बहुत बड़ी पार्टी दे रखी है। आज उन्होंने सबको इन्विटेशन दे रखा है, पूरे शहर को दावत दे रखी है क्योंकि आज उनके बर्थडे की एनिवर्सरी है। इसी खुशी में आज लैन मेंशन को पूरी दुल्हन की तरह सजाया गया है क्योंकि आज यहाँ पे पूरे नाइट जश्न होने वाला है। लैन किरण जो कि आज बहुत ज़्यादा खुश है। हमें शाम का सीन दिखाया जाता है। शाम को एक कमरे के अंदर एक छोटा सा बच्चा जो कि महज आज 1 साल का हुआ है, वो पालने में शांति से सो रहा है। उसके पास उसके डैड बैठे हुए हैं मिस्टर लैन किरण। वो अपने बेटे को देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं और वो बस उसको देखे जा रहे हैं। उन्होंने अपनी एक उंगली अपने बेटे के हाथ में पकड़ा रखी है और वो उसी को देख के मुस्कुरा रहे हैं। तो पीछे से उनकी वाइफ आती है मिसेस लैनी। वो आके अपने हस्बैंड को बोलती है, किरण क्या तुम यहीं बैठे रहने वाले हो? तुमने इतने लोगों को इनविटेशन दिए, देखो सब मेहमान आने लगे और तुम यहीं पे बैठे हो, तुम उठ के जा क्यों नहीं रहे हो? तो फिर लैन किरण बोलते, ये मैं कैसे जाऊँ? देखो ना मेरे लाडले ने मेरा हाथ पकड़ रखा है, वो कह रहा है कि मैं नहीं जाऊँ, तो मैं उसे छोड़ के नहीं जा सकता। तो मिसेस लैनी बोलती है, ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने इतने मेहमानों को बुला रखा है और तुम एक छोटा सा बहाना बना रहे हो। चलो उठो जाओ, उनको होस्ट करो, तुम यहाँ मत बैठे रहो। तो लैन किरण बोलते, पर मैं
मैं कैसे जाऊँ, मेरा बेटा नहीं चाहता कि मैं जाऊँ तो मैं नहीं जाऊँगा। तो फिर लैनी बोलती है तुम उठो यहाँ से और जाओ, मैं इसे देख लूँगी। तो फिर लैन किरण बोलते हैं पर मेरा मन नहीं हो रहा है इसे छोड़ के जाने का। तो फिर लैनी बोलती है तुम्हें कहीं दूर नहीं जाना है, तुम्हें जस्ट नीचे जाना है और जाके सबका स्वागत करना है, मैं लैंजन को लेके आ ही रही हूँ। तो फिर किरण बोलते क्या सच में तुम उसे लेके आ रही हो? तो फिर लैनी बोलती है हाँ मैं लेके आ रही हूँ, तुम जाओ, क्या तुम 1 मिनट भी इसके बिना नहीं रह सकते? तो फिर किरण बोलते नहीं, मैं इसके बिना 1 मिनट भी नहीं रह सकता, ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, इसको देखे बिना तो मुझे 1 मिनट भी चैन नहीं आता। तो फिर लैनी बोलती है तुम अभी से इसे बिगाड़ रहे हो, पता नहीं बड़ा होगा तो तुम इसके साथ क्या करोगे। तो फिर लैन किरण बोलते हैं ये जब बड़ा होगा अपनी मर्जी का मालिक होगा, जो करना चाहेगा वो करेगा, इस पे कभी किसी का कोई रोक टोक नहीं होगा, जो मर्जी होगी वो ये करेगा, इससे कोई कुछ कहने वाला नहीं होगा। तो फिर लैनी बोलती है किरण तुम्हारी इन बातों से मुझे डर लगता है, मुझे डर लगता है कि तुम कहीं इससे बिगाड़ ना दो। तो फिर लैन किरण बोलता है ई तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि मुझे मेरे बेटे के साथ क्या करना है, तो तुम फिक्र मत करो। तो फिर लैनी बोलती है पर किरण इस तरीके से तो ये बिगड़ जाएगा, इससे फिर कोई समझ नहीं रहेगी, ये तो फिर गलत का फैसला ही नहीं कर पाएगा क्योंकि तुम तो इसे इतना बिगाड़ के रखोगे। तो फिर लैन किरण बोलता है तुम्हें जो सोचना है सोचो लैनी, पर मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मेरे बेटे की जो मर्जी होगी ना वो वही करेगा, जो वो चाहेगा वही वो पाएगा और उससे कोई कुछ भी कहने वाला नहीं होगा। तो फिर लैनी बोलती है मुझे बहुत डर लग रहा है किरण, तुम्हारी इन बातों से मुझे बहुत डर लगता है। फिर लैन किरण बोलता है ई तुम्हें डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैंने बोला ना ऐसा कुछ नहीं होगा, हमारा बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, वो देखना तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। फिर मिसेस लैनी बोलती है शायद तुम जो बोलो वैसा ही हो, मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरा बेटा सही गलत हर चीज़ों का समझ रखे, वो हर चीज़ों को जाने, हमेशा अपनी लाइफ में सही फैसले ही ले, कभी कोई गलत फैसला ना करे। तो फिर लैन किरण बोलते हैं ऐसा ही होगा ही, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, देखना हमारा लैंजान सब चीज़ों को अच्छे तरीके से समझेगा और हर काम बहुत अच्छे तरीके से करेगा, वो कभी तुम्हें और मुझे शिकायत का कोई मौका नहीं देगा, मुझे इतना तो विश्वास है अपने बेटे पे। फिर मिसेस लैनी बोलती है काश जैसे तुम बोल रहे हो वैसा ही हो, मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरा बेटा हर चीज़ों को अच्छी समझ रखे और हर फैसले को अच्छी तरीके से करे। फिर लैन किरण बोलते हैं ऐसा ही होगा ही, तुम देख लेना मेरा बेटा ऐसा ही करेगा, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। फिर मिसेस लैनी बोलती है ठीक है अब मैं समझ गई, अब तुम जाओ। और हाँ मेरी बात सुनो, क्या तुमने जियांग भाई साहब और भाभी को बोल दिया है, क्या वो आ रहे हैं, तुमने उनको इनविटेशन दिया है? तो फिर लैन किरण बोलते हैं हाँ ये मैंने सबसे पहले उनको इनविटेशन दिया है और उन्होंने बोला है वो बस थोड़ी देर से पहुंच ही जाएंगे, मैंने ड्राइवर को भी भेज दिया है उनको लेने के लिए। तो फिर लैनी बोलती है चलो ये तुमने अच्छा किया, अब तुम जाओ नीचे जाके मेहमानों से मिले, जब तक मैं लैंजन को रेडी करके वहाँ लेके आती हूँ। तो फिर लैन किरण बोलते अच्छा ठीक है मैं जाता हूँ, लेकिन तुम मेरे बेटे को जल्दी लेके आना, ज़्यादा देर मत करना। तो फिर लैनी बोलती है पहले तुम जाओ तो सही, मैं उसे लेके आ जाऊंगी, अब जाओ। फिर लैन किरण बोलते हैं ठीक है मैं जा रहा हूँ लेकिन तुम जल्दी लेके आना। तो फिर लैनी बोलती है हाँ हाँ मैं आ रही हूँ तुम जाओ, और ऐसा बोल के फिर लैन किरण वहाँ से चले जाते हैं। लैन किरण के जाने के बाद फिर लैनी लैंजन के पास जाती है और देखती है और बोलती है बेटा तुमने देखा तुम्हारे डैड तुमसे कितना प्यार करते हैं, मुझे तो डर लगता है वो अभी तुमसे इतना प्यार करते हैं, अगर तुम बड़े हो गए तो वो तुम्हें किस तरीके से ट्रीट करेंगे, तुम्हें वो पूरा बिगाड़ के रख देंगे, तुम दोनों बाप बेटे मिलके पता नहीं मेरे साथ क्या करने वाले हो, मुझे तो अभी से बहुत डर लगता है। लैंजान मेरे प्यारे बेटे बस तुम है ना कुछ ऐसा मत करना जो मैं कभी नहीं चाहती, तुम वैसे ही बनना जैसे मैं चाहती हूँ। लैनी जो अपने बेटे को वैसे देख रही होती है और उससे बातें कर रही होती है, फिर वो अपने बेटे को गोद में उठाती है और उसके ड्रेस चेंज कर देती है, उसे रेडी कर लेती है, फिर बोलती है चलो मेरा राजकुमार रेडी है, अब ये अपने डैडी के पास जाएगा और सबसे मिलेगा, क्या तुम रेडी हो मेरे राजकुमार? छोटा बच्चा लैंजान जो कि अपनी मॉम की गोद में बहुत प्यार से खिलखिला के हंस रहा है। तो फिर लैनी बोलती है अच्छा तुम हंस रहे हो इसका मतलब तुम जाना चाहते हो, तुम्हें पार्टीज इतनी पसंद है? तो फिर छोटा बच्चा लैंजान खूब ज़्यादा खिलखिला के और हंसता है। तो फिर लैनी बोलती है समझ गई, तुम्हें पार्टीज़ बहुत पसंद है, हाँ लगता है बड़े होके तुम मुझे सिर्फ क्लबों में ही मिलने वाले हो, घर पे नहीं मिलोगे तुम। तो लैंजन फिर से हंस देता है।
तो फिर लैनी बोलती है क्या तुम सच में ऐसा करने वाले हो? नहीं बेटा, ऐसा नहीं करना, ठीक है, ये गलत बात है। और जो लैनजान जो कि अपनी माँ की गोद में सिर्फ हंसे जा रहा है। तो फिर लैनी बोलती है लगता है मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा तो शायद मैं उसको देख भी ना पाऊँ, क्योंकि वो मुझे घर पे ही नहीं मिलेगा। मुझे अभी से लग रहा है कि ये पूरे दिन घर से बाहर रहने वाला है, पता नहीं क्या होने वाला है। और ऐसा बोल के फिर वो लैनजान को लेके नीचे चली जाती है। पार्टी चल रही है, बहुत बड़े बड़े गेस्ट आए हुए हैं। लैन किरण ने बहुत लोगों को इनविटेशन दे रखा है, तो सारे बड़े बड़े हस्तियाँ पार्टीज में आ रखी है। लैन किरण जो किसी स्पेशल वन का वेट कर रहे हैं, वो अपने बेस्ट फ्रेंड का वेट कर रहे हैं। वो काफ़ी देर से दरवाजे की तरफ ही देख रहे हैं कि उनका बेस्ट फ्रेंड आ जाए। वो कब से घड़ी देख रहे हैं और दरवाजे की तरफ देख रहे हैं। तो फिर मिसेज लैनी आती है और आके लैन किरण के पास जाके बोलती है क्या हुआ? तो फिर किरण बोलते हैं देखो ना ली, अभी तक नहीं आया, कब से वेट कर रहा हूँ। उसने बोला था वो जल्दी आ जाएगा और ये बेवकूफ़ अभी तक नहीं आया। तो फिर लैनी बोलती है ऐसा मत बोलो, वो तुम्हारे दोस्त है और वो इतनी दूर से आ रहे हैं, थोड़ा समय तो लगेगा, वो आ जाएंगे टाइम पे। तो फिर लैन किरण बोलते हैं और मुझे कितना वेट करना होगा, कब से तो वेट कर रहा हूँ, पर ये है कि अभी तक नहीं आया। जब तक दरवाजे से किसी की एंट्री होती है, एक जेंट्स और एक लेडीज़ की, वो फिर दरवाजे के पास आके खड़े होते हैं और बोलते हैं किरण मैं आ गया। जब किरण उधर देखते हैं तो बोलते हैं अरे मेरा यार आ गया, और वो दौड़ के जाते हैं और जाके उसे हक कर लेते हैं। तो फिर वो भी हक बैक करते हैं और बोलते हैं और मेरे शेर कैसा है? फिर लैन किरण बोलते हैं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो और तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हुई? तो फिर जियांग फैमियन बोलते हैं अरे क्या बताऊँ, रास्ते में गाड़ी बंद पड़ गई थी और इस वजह से मुझे लेट हो गया। तो फिर लैन किरण बोलते हैं तुम और तुम्हारे बहाने हमेशा रेडी रहते हैं। तो फिर जियांग फैमियन बोलते हैं नहीं यार मैं सच बोल रहा हूँ, तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम यू से पूछ लो। तो फिर मैडम यू लैन किरण के सामने देखती है और बोलती है भाई साहब मुझसे कुछ मत पूछिए, मुझे नहीं पता, आप और आपका दोस्त आप दोनों ही जाने, मैं तो चली अपनी दोस्त के पास, आप लोग अपनी बातें कीजिए, मुझे मेरे दोस्त के और मेरे बेटे के पास जाने दीजिए। और ऐसा बोल के फिर वो वहाँ से चली जाती है। मैडम ये वहाँ से जाती है और सीधा मिसेज लैनी के पास जाती है और जाके बोलती है ई तुम कैसी हो और हमारा लैनजान कैसा है? और लैनी बोलती है कब से तुम्हारा वेट कर रहा है और तुम हो कि इतनी देर से आई हो, लैनजान तुम्हारा तुमसे नाराज है। तो फिर मैडम ये बोलती है ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरा बेटा मुझसे नाराज हो जाए, मैं ऐसा होने दूंगी, लाओ मेरे बेटे को मेरे पास दो, देखती हूँ कितना नाराज है। इतना बोल के फिर मैडम यू लैनजान को अपनी गोद में ले लेती है और बोलती है क्या मेरा बेटा मुझसे नाराज है? लैनजान जो कि मैडम यू की गोद में आके फिर खूब सारी स्माइल करता है। तो फिर मैडम यू बोलती है देखो ली तुम बोल रही थी ये मुझसे नाराज है, बट ये तुम मेरे पास हंस रहा है, इसका मतलब है कि लैनजान मुझसे बिल्कुल नाराज नहीं है। तुम्हारी मम्मा मुझसे झूठ बोल रही थी कि तुम मुझसे नाराज हो, मुझे पूरा यकीन था कि तुम मुझसे नाराज बिल्कुल नहीं हो सकते, है ना? तो फिर लैनजान फिर से स्माइल करता है। तो फिर मैडम ये बोलती है देखा ही मैंने बोला था ना मेरा बेटा मुझसे नाराज बिल्कुल नहीं हो सकता। फिर लैनी बोलती है हाँ मैं जानती हूँ तुमसे लैनजान कभी नाराज नहीं हो सकता क्योंकि वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार जो करता है। तो फिर मैडम ये बोलती है हाँ तुमने सही कहा, मेरा लैनजान मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं भी मेरे लैनजान से बहुत प्यार करती हूँ। तो फिर लैनी भी हंसने लगती है। मैडम यू फिर लैनजान को अपनी गोद में लेती है और उसे लेके जाके एक सोफे पे जाके बैठ जाती है और उसके साथ खेलने लगती है। लैनी जो कि मैडम यू की तरफ ही देख रही होती है और वो देख के मुस्कुरा रही होती है। फिर वो धीरे धीरे करके मैडम यू के पास जाती है और जाके देखती है कि मैडम यू की आंखों में बहुत आंसू है, वो रो रही होती है। तो फिर लैनी उनके पास जाके बैठती है और बोलती है यू क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? फिर मैडम यू बोलती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं रो नहीं रही हूँ, बस ऐसे ही। फिर लैनी बोलती है यू तुम्हें मुझसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है, जो बात भी है तुम मुझसे कह सकती हो, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम्हारी बहन जैसी हूँ, तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकती। तुम मुझे बताओ तुम क्यों इतनी परेशान हो, तुम क्यों रो रही हो? तो फिर मैडम यू बोलती है कि ई तुम्हें पता है ना मैं कब से एक बच्चा चाहती हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि मेरा भी कोई बच्चा हो, लेकिन मैंने कितनी कोशिश की, मेरे पास एक बच्चा नहीं हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। मैं भी अपना एक बेटा चाहती हूँ या बेटी चाहती हूँ, मैं भी एक औलाद चाहती हूँ, पर पता नहीं क्यों मेरी किस्मत में क्यों नहीं है। मेरे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है ही, इतना बड़ा घर, सब कुछ, पैसे, लेकिन देखो ना मेरा घर एक बच्चे के बिना खाली है, मेरा वहाँ मन नहीं लगता, मेरा बहुत दम घुटता है ही, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं क्यों किस्मत मेरे साथ ही ऐसा कर रही है, मैंने ऐसा क्या पाप किया है
जो मुझे एक बच्चे की खुशी नसीब नहीं हो रही है। तो फिर लैनी बोलती है यू तुम इतना मत सोचो, ऐसा कुछ नहीं है। देखना बहुत जल्द तुम्हारे घर में भी एक छोटा नन्हा मुन्ना बच्चा होगा, ये मेरा यकीन है। मेरा दिल कहता है कि तुम्हारे घर में भी एक बच्चा होगा, तुम परेशान मत हो। मैडम यू बोलती है क्या करूँ ये, तुमने जानती हो ना मैं कब से इस चीज़ के सपने देखती हूँ। हम दोनों की शादी एक साथ हुई थी, हम दोनों ने एक साथ ही प्लान किया था कि हमारा बच्चा भी एक साथ होगा, लेकिन देखो हमारा लैंजन 1 साल का हो गया, लेकिन अब तक मेरे घर में कोई बच्चा नहीं आया। फिर लैनी बोलती है यू तुम इतना परेशान मत हो, देखना बहुत जल्द तुम्हारा गोद भी भर जाएगा, तुम्हारे घर में भी एक छोटे मुन्ने बच्चे की किलकारी सुनाई देगी, ये मेरा दिल कहता है। तो फिर मैडम यू बोलती है काश ऐसा हो ही, मैंने हर मंदिर हर जगह जाके बोला है, मन्नतें मांगी है, हर डॉक्टर के पास गई हूँ, पर कभी कहीं से कोई रिजल्ट नहीं मिलता। मेरा उम्मीद टूटती जा रही है ही, मैं बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं हो रहा है। तो फिर लैनी बोलती है तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें एक जगह ले चलूँगी। मैं मानती हूँ कि उस मंदिर से मांगी हुई दुआ हमेशा पूरी होती है, तो क्यों ना हम एक बार वहाँ जाके भी देख ले, क्या पता हमारी मुराद पूरी हो जाए। तो फिर मैडम यू बोलती है क्या सच में है ये? लैनी बोलती है हाँ यू मेरा विश्वास है कि वहाँ से मांगी हुई मन्नत जरूर पूरी होती है, तो क्यों ना हम भी एक बार चल के आजमा लें। तो फिर मैडम यू बोलती है हाँ ये अगर ऐसा है तो फिर चलो, मैं चलने के लिए तैयार हूँ, मैं हर उस जगह पे जाने के लिए तैयार हूँ जहाँ पे मेरी मन्नत पूरी हो जाए, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, मैं बस अपना एक बच्चा चाहती हूँ और उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर लैनी बोलती है यू हम कल ही चलेंगे, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। और तुम ऐसे क्यों बोल रही हो कि तुम्हारा कोई बच्चा नहीं है, देखो लैंजन भी तो तुम्हारा ही बच्चा है और वो तुम्हारे पास कितना खुश भी रहता है। तो फिर मैडम यू लैंजन की तरफ देखती है जो कि उनके गोद में हंस रहा होता है। तो फिर वो लैंजन को अपने गोद सीने से लगा लेती है और उसके माथे पे एक किस करती है और बोलती है हाँ ये लैंजन मेरा ही बेटा है और मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ। तो फिर लैनी बोलती ये हुई ना बात, अब ये रोना धोना बंद करो और चलो हम हमारे लैंजन के फर्स्ट बर्थ एनिवर्सरी का केक काटते हैं। तो फिर मैडम यू भी अपने आंसू को वाइप करती है, बोलती है हाँ चलो। फिर ये सब मिलके जाके जन के फर्स्ट बर्थडे का केक कट करते हैं और फिर ये लोग सेलिब्रेट भी करते हैं। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। मैडम लैनी मैडम यू को लेके एक मंदिर में जाती है, उनके साथ जियांग फैनम्यान एंड किरण भी साथ में जाते हैं। ये सब लोग वहाँ एक साथ जाते हैं और वहाँ मंदिर में माथा टेकते हैं। मैडम यू जिनकी एक ही मुराद है कि उनके घर में एक बच्चा हो जाए, चाहे लड़का हो या लड़की हो, उन्हें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें बस अपनी एक औलाद चाहिए। वो भगवान के सामने अपनी माथा टेकती है, मिन्नतें करती है, मन्नतें मांगती है, जब तक वहाँ पे एक पुजारी आता है। मैडम यू उस पुजारी के सामने खड़ी हो जाती है। तो फिर पुजारी बोलता है क्या बात है बेटा, तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो। तो मैडम यू बोलती है मेरी एक ही विश है, मैं अपना एक बच्चा चाहती हूँ, लेकिन भगवान मेरी झोली नहीं भर रहा। मैं कब से उनसे एक मिन्नतें कर रही हूँ, एक मन्नत मांग रही हूँ, पर मेरी मन्नत कभी पूरी नहीं हो रही। मैं हर उस दरवाजे पे जाके देख ली जहाँ पे मुझे लगा कि मेरी मन्नत पूरी होगी, लेकिन भगवान मेरी मन्नत पूरी ही नहीं कर रहा। तो फिर वो पुजारी मैडम यू के सर पे हाथ रखता है और बोलता है तुम्हारी मन्नत ज़रूर पूरी होगी, ये मेरा विश्वास है। और वो अपने पास से एक फूल निकालता है और मैडम यू को दे देता है और बोलता है ये लो, इसे आशीर्वाद समझो और ये मेरा विश्वास है कि तुम्हारी गोद बहुत जल्द भर जाएगी। फिर मैडम यू बोलती है अगर ऐसा हुआ ना बाबा, तो आप जो बोलेंगे ना मैं वो देने को तैयार हूँ, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो वो पुजारी बोलता है नहीं बेटा, मुझे कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है, देने वाला तो सबका वो ऊपर बैठा है, तुम मुझे क्या दोगी और मैं तुमसे क्या लूँगी। बस मैं इतना चाहता हूँ कि तुम्हारी मुराद पूरी हो जाए, और ये मेरा मानना है कि तुम्हारी मुराद ज़रूर पूरी होगी। पर जिस दिन तुम्हारी मुराद पूरी हो जाए तो तुम यहाँ पे आके एक बार ज़रूर माथा टेकना और उस बच्चे को भी यहाँ पे लेके आना मेरे पास। तो फिर मैडम ये बोलती है ज़रूर बाबा, अगर ऐसा हुआ तो मैं सबसे पहले उसे आप ही के पास लेके आऊँगी। तो फिर पुजारी बोलता है और ये दिन बहुत जल्द आएगा बेटा, मेरा मानना है कि तुम्हारी गोद जल्दी भर जाएगी और तुम यहाँ पे बहुत जल्द ज़रूर आओगी। तो फिर मैडम यू भी पुजारी के सामने हाथ जोड़ लेती है, फिर वो भी उसके सर पे मैडम यू के सर पे हाथ रखता है और वो पुजारी वहाँ से चला जाता है। फिर वहाँ पे मैडम लैनी आती है और बोलती है क्या हुआ यू,
तो फिर मैडम यू उनको सारी बातें बता देती है। तो फिर लैनी बोलती है मैंने बोला था ना, और मेरा ये विश्वास है कि ऐसा ज़रूर होगा यू, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। तो फिर यू भी हाँ में नोट कर देती है। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं और कुछ महीनों बाद ऐसा ही होता है, मैडम यू प्रेग्नेंट हो जाती है और ये खबर वो लैनी को सुनाती है। लैनी जब ये खबर सुनती है तो बहुत खुश हो जाती है और बोलती है मैंने बोला था ना यू, अब तुम बिल्कुल परेशान मत हो, अब बहुत जल्द तुम्हारे घर में भी एक नन्हा राजकुमार या एक नन्ही राजकुमारी होगी। तो फिर यू बोलती है हाँ ये अब मुझे भी ऐसा लगता है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तो फिर लैनी बोलती नहीं यू, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब किस्मत है, किस्मत जो चाहती है वो ज़रूर देती है, चाहे वो जल्दी दे या देर दे, लेकिन देती ज़रूर है। तो फिर मैडम यू बोलती है हाँ तुमने सही कहा। फिर लैनी बोलती है अब मेरी बात सुनो, तुम अपना जितना हो सके उतना ख्याल रखना, कभी कोई गलती मत करना, तुम सिर्फ आराम करना, और मैं अब वहीं पे तुम्हारे पास आके रहूँगी, मैं तुम्हारी पूरी देखभाल करूँगी जब तक हमारे घर में नन्हा राजकुमार या राजकुमारी नहीं आ जाती, जब तक मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूँगी, ठीक है। तो फिर मैडम यू बोलती है ठीक है ही, पर तुम हमारे राजकुमार का भी ख्याल रखना, लैंजन अभी बहुत छोटा है, तुम उसका भी पूरा ख्याल रखना। तो फिर लैनी बोलती है तुम उसकी फ़िक्र मत करो, मैं लैंजन का भी ख्याल रख लूँगी और मैं तुम्हारा भी ख्याल रख लूँगी, मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास ही आ रही हूँ और मैं लैंजन को लेके ही आऊँगी। फिर मैडम यू बोलती है हाँ ये ठीक रहेगा, तो तुम कब आ रही हो। तो फिर लैनी बोलती है मैं बस कल ही आ रही हूँ तुम्हारे पास, तुम बस मेरा इंतज़ार करो और उसके बाद से तुम्हारी सारी जिम्मेदारियाँ मेरी होगी। तो फिर मैडम यू बोलती है ठीक है यू। फिर लैनी बोलती है ठीक है यू, तो मैं तुमसे कल मिलती हूँ, कल मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगी। तो मैडम यू भी बोल देती है हाँ ठीक है। अब हमें एक सप्ताह बाद का सीन दिखाया जाता है। मिसेज लैनी जो कि मैडम यू की पूरी देखभाल कर रही है, वो उनके साथ हमेशा रहती है, उनकी सारी ज़रूरतों का वो ख्याल रखती है, वो एक बड़ी बहन की तरह मैडम यू का पूरा ख्याल रख रही है। मैडम यू भी बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि वो कब से सपना देख रही थी कि उनकी खुद की कोई औलाद हो, उनके घर में भी एक छोटा राजकुमार एक राजकुमारी हो, और अब उन्हें वो सपना पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है, इसलिए वो भी बहुत ज़्यादा खुश है और बहुत ज़्यादा अपना ख्याल भी रख रही है। और इधर मैडम लैनी भी उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रख रही है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और फिर 9 महीने बाद मैडम यू एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। उनको एक प्यारा सा बेटा होता है। फेमियन जिनकी खुशियों का तो कोई ठिकाना नहीं था क्योंकि वो भी बहुत दिनों से ऐसा ही चाह रहे थे, वो भी अपनी एक खुद की औलाद चाह रहे थे और आज भगवान ने उनकी सुन ली। आज उनके घर में भी एक उनका राजकुमार आ गया, उन्हें भी कोई डैड कहने वाला आ गया। जियांग फेमियन और मैडम यू बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि फाइनली उनकी वर्षों की मुराद पूरी हो गई, उन्हें उनका बेटा मिल गया। तो फिर लैनी बोलती है यू देखो मैंने बोला था ना ऐसा ही होगा, देखो कितना प्यारा है ये। तो फिर मैडम यू बोलती है हाँ लैनी, पर तुम्हें याद है उस पंडित ने बोला था कि जो भी हो लड़का या लड़की मुझे उसके पास जाना होगा। तो फिर लैनी बोलती है हाँ मुझे याद है, तुम फिक्र मत करो, हम जल्दी वहाँ जाएंगे। मैडम यू बोलती है हाँ लैनी, और मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे का नाम भी वही रखे, मैं उनसे पूछ के ही सब कुछ करना चाहती हूँ। तो फिर लैनी बोलती है ठीक है यू जैसा तुम चाहो, हम कल ही चलते हैं फिर। तो फिर मैडम यू भी हाँ कर देती है। फिर अगले दिन वो लोग अपने बेटे को लेके वहाँ उस पुजारी के पास चले जाते हैं। मैडम यू अपने बेटे को ले जाके उस पुजारी के सामने रख देती और बोलती है बाबा आपने जो बोला था वो वाकई में सच हो गया, आपका जितना शुक्रिया कहूँ वो कम ही होगा बाबा, आपको नहीं पता कि आपने मेरी खाली झोली भर दी, पास सब कुछ था पर बिना औलाद के मैं बहुत खाली थी, पर आज मैं पूरी हो गई, आज मेरा परिवार पूरा हो गया और ये सब आपकी वजह से हुआ। तो मैं चाहती हूँ इस बच्चे का भविष्य, इस बच्चे का नाम, इस बच्चे से जुड़ी हर बात मैं आपसे जानूं और आप ही मुझे बताएं कि मुझे क्या करना है। फिर वो पंडित बोलता है हाँ बेटा मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहले मैं उस बच्चे को देखना चाहता हूँ। तो मैडम यू बोलती है हाँ ज़रूर। लैनी जिनके गोद में जियांग फेमियन का बेटा है वो उस बच्चे को गोद में लिए खड़ी है और उन्हीं के पास में लैन किरेन जो कि अपने बेटों को गोद में लिए खड़े हुए हैं, जो कि अपने डैड लैन किरेन की गोद में है, पर वो अपने हाथ बढ़ा के आगे उस छोटे बच्चे को छूने की कोशिश कर रहा है। मैडम लैनी देखती है कि उनका बेटा लैंजन इस बच्चे को छूने की कोशिश कर रहा है। तो फिर लैनी उस बच्चे को लेके लैंजन के पास जाती है और बोलती है क्या हुआ लैंजन,
तुम्हें इससे क्या कहना है, तुम इसे क्यों परेशान कर रहे हो। लैनजान जो कि उस बच्चे को देखता है और खूब सारी स्माइल करता है। तो फिर लैनी बोलती है अच्छा तो तुम्हें ये पसंद आया। लैनजान भी अपने डैड की गोद में ही जोर से हंसता है और अपना हाथ आगे बढ़ाता है। तो लैनी भी अपने गोद के छोटे से बच्चे को लेके लैनजान के पास चली जाती है। लैनजान जब उस बच्चे को अपने पास देखता है तो अपना हाथ उसके हाथ पे रख देता है और वो छोटा सा नन्हा सा बच्चा लैनजान के हाथों को जब अपने हाथ पे महसूस करता है तो वो पता नहीं अपने हाथों को धीरे से खोलता है और लैनजान की उंगली पकड़ लेता है। ये देख के लैन किरण और मैडम लैनी दोनों हंसने लगता है और बोलते हैं ये दोनों तो अभी से दोस्ती कर रहे हैं। फिर लैन किरण बोलता है मुझे लगता है कि मेरे और फैंगमियान के जैसे ये दोनों भी बहुत अच्छे दोस्त होने वाले हैं। तो फिर मैडम लैनी बोलती है हाँ मुझे भी ऐसे ही लगता है। जब तक मैडम यू आती है और बोलती है ई पंडित जी बुला रहे हैं और इस बच्चे को देखना चाहते हैं। फिर लैनी बोलती है हाँ ठीक है चलो लेके चलते हैं। तो लैन किरण भी लैनजान को लेके उधर जाने लगते हैं और लैनी भी अपने गोद में बच्चे को लेके वहाँ पंडित के पास चली जाती है। वो पंडित के पास जाती है और नन्हे से बच्चे को पंडित के गोद में रख देती है। तो मैडम ये बोलती है पंडित जी अब आप ही बताइए इसका नाम क्या होगा और इसका फ्यूचर क्या होगा, ये सब मैं आप ही से जानना चाहती हूँ, तो आप ही मुझे बताइए। तो फिर पंडित भी हाँ में नोट कर देता है। पंडित कुछ देर तक बच्चे को देखता है और फिर बोलता है तुम्हारा ये बेटा बहुत ही प्यारा है तो इसका नाम भी बहुत प्यारा होना चाहिए। मैं इसका नाम वेइंग रखूँगा, ये इस पे बहुत सूट करता है और ये इसके लिए बिल्कुल सही है। तो मैडम ये भी बोलती है मुझे ये नाम बहुत पसंद है, मुझे कोई परेशानी नहीं है इस नाम से। तो फिर पंडित भी हाँ में नोट कर देता है और फिर से उस बच्चे को देखने लगता है। तो फिर वो देखते देखते उसके चेहरे की थोड़ी सी रंगत उड़ जाती है। तो फिर मैडम ये बोलती है क्या हुआ, सब कुछ ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम है क्या। तो पंडित बोलता है नहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है लेकिन ये बच्चा। तो फिर मैडम ये बोलती है क्या हुआ, क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है क्या। तो फिर पंडित बोलता है नहीं लेकिन ये बच्चा तुमने बहुत किस्मत से पाया है, बहुत मुरादों से पाया है, तुमने बहुत मिन्नतें की है इसके लिए, ये मन्नत का बच्चा है। तो तुम्हें पता है ना जब कोई चीज़ मन्नत से मिलती है तो उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है जो शायद हमें पसंद नहीं आती है। तो मैडम ये बोलती है आप कहना क्या चाहते हैं, खुल के बोलिए। तो फिर पंडित बोलता है देखो मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि ये बच्चा वैसे तो बहुत प्यारा होगा, ये दिल से भी बहुत अच्छा होगा, लेकिन ये जैसे जैसे बड़ा होगा इसके अंदर बहुत सारा गुस्सा और बहुत सारा जिद होगा, ये बहुत जिद्दी होगा, इसकी जिद ही इसकी किस्मत के आड़े आएगी। फिर मैडम ये बोलती है तो क्या इसका कोई समाधान नहीं है, इसका कोई उपाय। तो फिर पंडित बोलता है नहीं बेटा इसका कोई उपाय नहीं है, ये तो कुदरत की देन है, ये तो किस्मत है और ये अपनी किस्मत अपने साथ लेके आया है। तो मुझे इसकी डेस्टिनी देखनी होगी तो ही मैं कुछ बता सकता हूँ, ऐसे मैं कुछ नहीं बता सकता। तो फिर मैडम ये बोलती है तो प्लीज़ देखिए ना, प्लीज़ मुझे बताइए। तो फिर पंडित बोलता है हाँ ठीक है। एक छोटा बच्चे वेइंग की कुंडली देखने लगता है और इधर छोटा वेइंग जो कि अब बहुत ज़्यादा रोने लगता है, वो फिर चुप ही नहीं होता है। मैडम यू से बहुत चुप कराने की कोशिश करती है पर वो चुप ही नहीं हो रहा होता, वो बस रोए जाता है। तो फिर मैडम लैनी आगे आती है और बोलती है यू इसे मुझे दे दो, मैं इसे चुप कराती हूँ। फिर मैडम यू भी विंग को मैडम लैन के हाथ में दे देती है। मैडम लैन अपने हाथ में विंग को लेती है और उसे चुप कराने लगती है, पर विंग जो कि चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था, वो सिर्फ रोए जा रहा था। तो मैडम ये उस बच्चे को लेके लैनजान के पास आ जाती है और बोलती है लैनजान इसे चुप कराओ, ये तुम्हारा दोस्त है ना। लैनजान जो कि अपने मॉम को देखता है और सिर्फ हंसता ही रहता है। फिर वो धीरे से अपने हाथ आगे बढ़ाता है और छोटे विंग के हाथ को टच कर लेता है। जैसे ही लैनजान विंग के हाथों को टच करता है, विंग जो कि रोना बंद कर देता है, वो एकदम शांत हो जाता है। देख के मिसेज लैनी और मिस्टर लैन किरण दोनों शॉक्ड हो जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ। उधर वो पंडित भी ये सब चीज़ें देख रहा होता है और वो देख के स्माइल करता है और फिर वो अपनी कुंडली की तरफ देखने लगता है। थोड़ी देर बाद मैडम यूँ पूछती है क्या हुआ, कोई समाधान निकला क्या। तो फिर पंडित बोलता है हाँ निकला है, और जब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो सुन के तुम्हें थोड़ा तो अजीब लगेगा,
मिलेगा, लेकिन भाग्य यही है, डेस्टिनी यही है, तो तुम्हें इसको एक्सेप्ट करना ही होगा। तो फिर मैडम ये बोलती है क्या बात है, आप मुझे खुल के बताइए। तो फिर पंडित बोलता है हाँ ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा उन दोनों बच्चों को यहाँ लेके आओ। मैडम यू भी फिर हाँ में नोट कर देती है और उठ के खड़ी हो जाती है। वो छोटे विंग को अपने गोद में लेती है और लेके आके पंडित के सामने रख देती है। फिर इधर मिसेस लैनी भी अपने बेटे लैंजन को लेती है और वो ला के ही विंग के पास उसको भी सुला देती है। छोटा लैंजन जो कि छोटे विंग के जैसे ही पास में जाता है, वो उसको फिर से टच करने की कोशिश करने लगता है। वो अपना हाथ आगे बढ़ा के छोटे विंग को छूने की कोशिश कर रहा होता है, उस तक पहुंचने की कोशिश करता है। लैंजन का हाथ विंग के हाथ पे पड़ता है तो विंग भी अपने हाथों की मुट्ठी खोल देता है और लैंजन की उंगली फिर से पकड़ लेता है। ये देख वहाँ पे सब सोच में पड़ जाते हैं कि ये अभी क्या हुआ। तो पंडित बोलता है जैसा कि आप लोगों ने अभी खुद देख लिया, ये बच्चे की किस्मत इस बच्चे के साथ जुड़ी हुई है, ये दोनों डेस्टिनाइड है। तो फिर मैडम ये बोलती है आप कहना क्या चाहते हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो पंडित बोलता है जैसा कि आपने अभी देखा, इस बच्चे को यही शांत करा सकता है, यही इसे समझा सकता है, यही इसे कंट्रोल कर सकता है। तो इन दोनों की किस्मत आपस में जुड़ी होगी, इन्हें बड़े होके एक होना होगा। ये दोनों जब एक होंगे तो ही इन दोनों की किस्मत सही रहेगी। इन दोनों का भाग्य जुड़ा हुआ है, ये दोनों पहले से ही डेस्टिनाइड है, ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। फिर मिसेज लैनी बोलती है आप कहना क्या चाहते हैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो पंडित बोलता है कि जैसे आपने अभी देखा, आपका बेटा लैंजन, ये छोटा बच्चा विंग, ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। छोटा विंग सिर्फ लैंजन के लिए ही इस धरती पे आया है, तो इसे इसी का होके रहना होगा। अब आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये बड़े होके एक साथ ही रहेंगे तो ही इनकी किस्मत सही रहेगी। फिर मैडम ये बोलते हैं क्या आपके कहने का मतलब है ये दोनों एक दूसरे के साथ ही है। तो फिर वो पंडित बोलता है हाँ आपने सही समझा है, ये दोनों एक दूसरे के साथी है, ये दोनों एक दूसरे की किस्मत के साथी है, ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं और इन्हें बड़े होके एक दूसरे का ही होना है और इस चीज़ का ख्याल आपको रखना होगा। अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे तो ही इनकी किस्मत इनके साथ रहेगी, वरना फिर कुछ भी हो सकता है, मैं कुछ नहीं कह सकता। तो फिर मैडम ये बोलती है नहीं नहीं ऐसा मत बोलिए। तो फिर जियांग फेमियान आगे आते हैं और बोलते हैं क्या इसका कोई समाधान नहीं है। तो फिर वो पंडित बोलता है नहीं इसका कोई समाधान नहीं है, हम प्रॉब्लम्स का समाधान कर सकते हैं पर किस्मत का नहीं। ये दोनों एक दूसरे की डेस्टिनी है तो डेस्टिनी को तो बिल्कुल नहीं बदला जा सकता, ऐसा कुछ नहीं है जो कि डेस्टिनी को बदल दे। ये बात सुन के मैडम यू फिर रोने लग जाती है। तो फिर लैनी उनके पास आती है और बोलती है यू तुम रो मत, तुम रो क्यों रही हो। तो फिर मैडम यू बोलती है तुमने सुना नहीं इन्होंने क्या कहा, ये दोनों एक दूसरे के साथी, पर क्या पता ये बड़े होकर एक दूसरे को पसंद करे या ना करे, एक दूसरे के साथ रहें या ना रहें, हम क्या करेंगे, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर मैडम लैनी बोलती है तुम उसकी फ़िक्र क्यों कर रही हो, हम लोग हैं ना, हम लोग इन दोनों को एक कर देंगे, हम दोनों इन दोनों को अलग होने ही नहीं देंगे, हम इन दोनों को एक दूसरे का साथी बना देंगे, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। तो मैडम ये बोलती है क्या सच में। तो फिर लैनी बोलती है हाँ मैं ज़बान देती हूँ कि आज से मेरा लैंजन तुम्हारा हुआ और तुम्हारा विंग मेरा हुआ, ये दोनों बड़े होके एक दूसरे के ही होंगे और ये आज मैं तुम्हें वचन देती हूँ और तुम्हें पता है मैं अपने वचन से कभी नहीं फिरती, तो तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज ये फिक्स हो गया कि बड़े होके विंग लैंजन का होगा और लैंजन सिर्फ विंग का होगा, ये दोनों एक दूसरे के होंगे। फिर वो पंडित बोलता है हाँ आपने सही फैसला किया है और यही इन दोनों के लिए बेहतर भी होगा, तो अब आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप अब आराम से इन्हें ले जाइए और आपको घबराने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। और जैसा कि मैंने बोला आपका ये बच्चा मन्नत का है, तो हाँ इसमें थोड़ा सा जिद और थोड़ा सा गुस्सा होगा, लेकिन अगर आप इनको प्यार से संभालेंगे तो ये समझ भी जाएगा। मैडम यू भी हाँ में नोट कर देती है। तो पंडित बोलता है अब आप जा सकते हैं और मैंने इसका नाम रख ही दिया है और ये रही इसकी कुंडली, आप अगर चाहें तो आप किसी और से भी दिखवा सकते हैं। तो फिर मैडम ये बोलती है नहीं हमें आप पे पूरा भरोसा है, ये विंग आपकी वजह से ही आया है, ये आप ही का आशीर्वाद है, हमें आप पे पूरा भरोसा है, आपने जो भी कहा है हम उसका पूरा ध्यान रखेंगे। तो फिर वो पंडित भी अपना हाथ ऊपर उठाता है और मैडम यू के सर पे
हाथ रख के बोलता है, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे बच्चे के साथ है, तुम्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैडम यू भी फिर हाँ में नोट करती है। तो फिर लैनी आती है और बोलती है, यू चलो चलते हैं और तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे साथ। तो मैडम यू फिर लैनी की तरफ देखती है और फिर हाँ में नोट कर देती है। फिर वो लोग वहाँ से खड़े हो जाते हैं और अपने घर के लिए निकल जाते हैं। ओके दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। तो इस स्टोरी का फर्स्ट पार्ट आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं एक कोस्ट ऑफ डेस्टिनी के नेक्स्ट पार्ट में। जब तक अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर।